हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मिस मॉडल पेपर को, जो कि आपका रहेगा हिंदी सब्जेक्ट का। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ये आपका 25 नंबर का पूरा पेपर होता है। और इसके अलावा हमने फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो ऑलरेडी इसी चैनल पर आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो उन मॉडल पेपर को भी आप एक बार ज़रूर देख लें। वो सभी मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन मॉडल पेपर के अंतर्गत हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सम्मिलित किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न आपका, अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक मात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक मात्र सहारा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा एक मात्र सहारा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक मात्र सहारा। ये अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पीडीएफ फाइल है, यानी कि ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? भाव भंगिमाओं के द्वारा, संकेत के द्वारा, वाणी के द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो मनुष्य के भाव भंगिमाओं की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे होती है? इन सभी के द्वारा होती है। ठीक है, कैसे होती है? इन सभी के द्वारा होती है। तो मनुष्य के भाव भंगिमाओं के द्वारा भी मनुष्य जो है वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा संकेतों के द्वारा भी वो कर सकता है, संकेत डायरेक्शन देकर। ठीक है, इसके अलावा वो आवाज़ यानी कि वाणी के द्वारा भी बताकर भी कर सकता है, अपने भाव को, विचारों को प्रकट कर सकता है। तो इन सभी के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। चित्रक का तद्भव रूप है। चित्रक का तद्भव रूप कौन सा है? चित्त है, या फिर चीता है, या फिर चिप्त है, या फिर चेतक है? तो चित्रक का जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा आपका चीता। ठीक है, चीता ये कैसा है? ये तद्भव रूप है। और चित्रक क्या है? ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये आपका तत्सम है। ठीक है, चीता का अगर तत्सम रूप आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे चित्रक। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, उस रचना का नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, उस रचना का नाम क्या है? मंगलसूत्र। ये रचना जो थी वो इनकी अधूरी रह गई थी। ठीक है, पूरी रचना ये अपनी नहीं लिख पाए थे। प्रश्न संख्या 5 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? संकेत, ध्वनि, चिन्ह, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, संकेत के द्वारा भी हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि हमें क्या कहना है। इसके अलावा ध्वनि यानी कि वाणी के द्वारा। ठीक, इसके अलावा चिन्ह। ठीक है, पहले की जो लैंग्वेज कैसी होती थी वो कहीं ना कहीं चिन्हों के द्वारा ही लिखी जाती थी। यहाँ पर आपने देखा ही होगा इतिहास में जो पुरानी लैंग्वेज मिली है वो कहीं ना कहीं चिन्हों की तरह ही यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। इसके बाद अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो मॉडल पेपर है उसे आप कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ से आप इस PDF फाइल को, इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है। युगरूल शब्द किसे कहते हैं? तो युगरूल 2 शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा, किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया। ये यौगिक होते हुए भी युगरूल है। ठीक है, यौगिक होते हुए भी युगरूल है। ठीक है, इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है चार पायों वाली। ठीक है, क्या अर्थ है? चार पायों वाली। ये जो शब्द है ये खाट के लिए युगरूल हो गया। किसके लिए? खाट के लिए युगरूल हो गए। इसी तरह से बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। देशज शब्द क्या है? उदाहरण सहित समझाएं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों को क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारे भारत देश के अंदर हुई है। ठीक है, जिसकी गड़बड़ियाँ हो गया, थपथपाना हो गया, ढकढकाना हो गया, ये कैसे हैं? ये सारे के सारे
देशज शब्द है। इसके अलावा लोटा हो गया, ये लोटा भी आपका क्या शब्द है, ये देशज शब्द है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प और बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची लिख दीजिए। तो पुष्प के पर्यायवाची क्या होगा, कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून। यहाँ पर 4 या 5 पर्यायवाची यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, आपसे केवल 2 पूछे गए थे। इसके अलावा बिजली के पर्यायवाची आप यहाँ पर देख सकते होंगे। बिजली का हो जाएगा चंचला, चपला, शया, इसके अलावा दामिनी और विद्युत। ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। ता, था, दा, धा। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, ता, था, इसके अलावा दा और धा। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये दा हो जाएगा, दंत हो जाएगा। सॉरी, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, यानी कि दंत के द्वारा ये जो वर्ण है ये यहाँ पर उच्चारित होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। और प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पहले प्रश्न देखिएगा। सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो सूरदास जी की 3 काव्य कृतियाँ हैं, सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो यहाँ पर इन्हें आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या अब आपका अगला है और यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 12, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आप इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ठीक है, ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना ध्वनि लोपन में। इसके अलावा ध्वनि प्रकृति। ठीक है, ध्वनि लोपन में क्या होता है, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग है। ध्वनि लोपन क्या है, किसी ध्वनि का लोप कर देना, जिससे वो यहाँ पर अशुद्धियाँ होती हैं उच्चारण में। इसके अलावा ध्वनि की प्रकृति। ठीक है, ध्वनि की प्रकृति किसे, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना। ठीक है, किसी शब्द को कम या ज़्यादा एकदम खींच कर पढ़ना। ठीक, इसके अलावा ध्वनि विपर्य, किसी ध्वनि को उलट पुलट कर देना। ठीक है, यानी कि किसी जो आप पढ़ रहे हैं उस अक्षर को उलट पुलट कर देना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। इसके अलावा शारीरिक विकृतियों जैसे ओष्ठ, दंत, कोमल, तालु, अभाव, लघुत्व। ठीक है, इनसे भी जो उच्चारण में अशुद्धियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं। इसके साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। गद्य और पद्य में यहाँ पर मुख्य अंतर इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती। पद्य की जो रचना है वो छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है आपका। वाक्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार बताइए। ठीक है, तो वाक्य किसे कहेंगे और उनके प्रकार बताना है। तो वाक्य 2 या 2 से अधिक सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे आप वाक्य कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रकार बताइए। यहाँ पर वाक्य के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका सामान्य वाक्य। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर जो वाक्य में लिखा हुआ बताया गया आपको, आकांक्षा पुस्तक पढ़ती, तो ये एक तरह का सामान्य वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य में आकांक्षा एकमात्र उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक क्या है, लिखती है, सॉरी, पुस्तक लिखती है, एक विधेय है। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है जिस वाक्य में। ठीक है, किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो उसे हम सामान्य अथवा साधारण वाक्य कह देते हैं। बढ़ रहे हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर, और इसमें बताया गया मिश्रित वाक्य के बारे में। ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस जो होते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड। तो अगला यहाँ पर बताया गया, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। उक्त वाक्य में 2 सामान्य वाक्य, प्रथम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, द्वितीय आपका तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। पहला सामान्य वाक्य, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य। तुम्हें जल्दी क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ताकि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए, ताकि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। दूसरा वाक्य जो है वो उस पर पहले वाले पर आश्रित है। तो जिस वाक्य में मुख्य वाक्यांश सामान्य हो और एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात उपरोक्त वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य है। उपरोक्त वाक्य कैसा है, वो मिश्रित वाक्य है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। तीसरा आपका टाइप है वाक्य का, संयुक्त वाक्य कहते हैं जिसे। तो वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया, वर्षा भी हो रही है और सड़कों पर पानी भी भर गया। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा वे और, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, तथा, तथापि
यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए, इन जैसे शब्दों से जोड़े जाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये जो वाक्य है वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 15 आपका। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी बालक का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ बालक जो है वो कहानी का जो अर्थ है, बालक क्या करते हैं, कहानी का जो अर्थ है वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कहानी है मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं कहानी सुनने में। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। आप नैतिक कहानी सुनाएंगे तो उन्हें नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, कहानी जो है वो शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, रुचि ला सकते हैं शिक्षण में कहानी सुनाकर। ठीक है बच्चों को। प्रश्न संख्या 16 सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। दो उदाहरण भी यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जो प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक कह सकते हैं, प्रश्न सूचक। ठीक है, तो उनका यहाँ पर आपको चिन्हों का उदाहरण भी बताना है और किसे कब किया जाता है प्रयोग ये बताना। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न सूचक चिन्ह को इस चिन्ह, प्रश्न का जो चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये भी आपका प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग इसमें भी होगा। ठीक है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप तो उस सेंटेंस को आप लिख देंगे तो वही आपका प्रश्नवाचक के प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 17 विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं। तो ये भी क्या है, ये आपका एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया तो प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य ही और प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बता के लिए दो विराम चिन्हों का उदाहरण सहित लिखिए। विराम का अर्थ यदि शाब्दिक रूप से देखें तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वालों की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार भाव का रूप ही बदल जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक होगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, बल्कि उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। परिभाषा क्या है, वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को आप विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला आपका पूर्ण विराम चिन्ह, और इसमें पूर्ण विराम चिन्ह किस तरह से होता है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसके लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके अलावा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में आप विस्मयादि बोधक इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। इसके अलावा जितने भी अदर वाक्य उन सभी के अंत में आप पूर्ण विराम, ठीक है, इस तरह से जो होता है यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया कि भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ तो इसके लास्ट में ये जो चिन्ह लगा हुआ आप देख रहे हैं इस तरह का ये, ठीक है, ये पूर्ण विराम। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो इसके लास्ट में ये जो चिन्ह लगा हुआ देखना आप, ये आपका पूर्ण विराम। ठीक है, अगला प्रश्न ये यहाँ पर चिन्ह की बात की जा रही है विराम चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने हेतु वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी, तुम्हारे हाथ में क्या है, दुकान में कौन है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है। तो इन सभी वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगा हुआ है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देख सकते होंगे, अगला आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, भावों को प्रकट करने हेतु जैसे भय, शोक, घृणा का अर्थ आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय, ठीक है, ये यहाँ हाय के आगे जो यहाँ पर आप देख सकते होंगे चिन्ह है ये आपका विस्मयादि बोधक। हाय, ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए, छी अब तुम तो बहुत गंदे इंसान हो, वाह कितना सुंदर चिड़ियाघर है। ठीक है, तो इस तरह से जो चिन्ह होता है यहाँ पर ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर। अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। अभिव्यक्ति आप दो प्रकार से कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि, इस सारे के सारे क्या ये मौखिक अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसके साधन हो सकते हैं आप सार लेखन, पत्र लेखन, इसके अलावा निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया, कहानी हो गई लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनमें क्या होता है ये आप लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा अपने जो वाणी है या जो कुछ भी है
विचार जो है वो अपने आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी आंसर की आ गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो इस PDF फाइल मिस मॉडल पेपर को मैंने आपको बता दिया, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर लगातार आपको जो मॉडल पेपर है वो आसानी से मिलते रहें। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।